आरा जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इस बार एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई है। दोनों तरफ से ही तमाम वादों की बौछार की जा चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार आरा में किसका पलड़ा भारी रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा भी हो गई है। क्या उसके बाद से कुछ माहौल बदला है या नहीं बदला है? इन 7 सीटों पर उम्मीदवार कौन है, समीकरण क्या है, इसे समझने के लिए हम अपने आरा के दैनिक जागरण कार्यालय पर हैं और हमारे साथ दैनिक जागरण के यहाँ के ब्यूरो चीफ कंचन किशोर जी हैं। उन्हीं से समझते हैं कि इन 7 विधानसभा सीटों के समीकरण क्या है, उम्मीदवारों के बीच कैसी लड़ाई है। कंचन जी, यहाँ के 7 विधानसभा सीट हैं। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि 2020 में जब नतीजे आए थे तो 7 में से किसके खाते में कितनी सीटें गई थी? देखिए, 7 में से यहाँ 2 सीट तब एनडीए के खाते में आई थी। एक्चुअली जब 2020 का चुनाव हुआ था तो ये पूरा एक शाहाबाद परिक्षेत्र पड़ता है। आरा शाहाबाद का पहले मुख्यालय भी हुआ करता था, बाद में डिस्ट्रिक्ट्स बटे। तो आरा है, बक्सर है, रोहतास है, कैमूर है। तो ये चारों जगह मिला के 22 सीटें हैं और केवल 2 सीटों पर एनडीए को सफलता मिली थी। मतलब ये पूरे 4 जिलों की जो आप बात बता रहे हैं तो 20 सीटें, मतलब एक तरीके से महागठबंधन का गढ़ हो गया था। बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया था, बिल्कुल सुपड़ा साफ इसको कह सकते हैं। 19 सीटों पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी और 1 सीट बसपा के खाते में गया था। जो 2 सीट पर एनडीए की इज्जत बची थी, मार्जिन भी बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो आरा नहीं, यानी भोजपुर जिले का कह लीजिए, उसमें एक आरा सीट थी और एक बड़हरा सीट थी। इस बार चुनाव से बहुत पहले एक जो कहते हैं कि अच्छी फील्डिंग सजाना, एनडीए ने उसकी तैयारी बहुत दिनों से कर दी थी। क्योंकि पिछले साल लोकसभा चुनाव भी जो हुआ तो उसमें भी बहुत अच्छी सफलता एनडीए को नहीं मिली। तो उसके बाद से इन लोगों ने बहुत मेहनत की समीकरण को बनाने में, समीकरण को साधने में। और रविवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो वो एक जो सोची समझी इनकी रणनीति थी कि चुनाव से कुछ दिन पहले वो आ रहे हैं, माहौल बना के जा रहे हैं, लेकिन इसकी तैयारी बहुत। आपको याद होगा, आपने कुछ दिन पहले एक तस्वीर देखी होगी। पवन सिंह भोजपुर के ही हैं, आरा के रहने वाले हैं। पवन सिंह की लोकप्रियता भोजपुरी पट्टी में बहुत ज़्यादा है, खासकर युवा वर्ग में। और लोग कहते भी हैं कि अगर पवन सिंह की लोकप्रियता को समझना है तो आपको पूर्वांचल या भोजपुर का होना होगा। तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें पवन उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। 1 साल पहले दोनों प्रतिद्वंदी के रूप में काराकाट से चुनाव मैदान में थे और कहा गया था कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के मैदान में कूदने से वोटों का बिखराव हुआ। कुशवाहा वोट कहीं चले गए, राजपूत वोट कहीं चले गए, और इसका ये असर हुआ कि आप चारों के चारों सीट शाहाबाद के हार गए। तो ये तैयारी बहुत पहले से हो रही है और इस बार जो सीटों का भी चयन है, उम्मीदवारों का भी चयन है, वो सब बहुत समीकरण को ध्यान में रखकर किया गया है, बैलेंस किया गया। अब मैं एक एक सीटों पर आरा की बात करते हैं क्योंकि हम लोग आरा में बैठे हैं। इसके बाद ओवरऑल एक हम लोग गेस करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ किस जिले में कितनी सीटों पर आसपास के किसके उम्मीदवारों को बढ़त मिल रही है। आरा से संजय सिंह टाइगर भाजपा से हैं, कयामुद्दीन अंसारी माले से हैं और इसके अलावा जनसुराज से विजय गुप्ता हैं। अभी क्या मुद्दे आरा की बात है, जातिगत समीकरण क्या है और इसके अलावा किसका पलड़ा अभी भारी लग रहा है? देखिए, आरा में यहाँ की जो लोकल समस्या है कि जाम की समस्या या रोजगार की समस्या, तो वो सब तो जो है यथावत है, हर जगह चल रहा है। चूँकि बिहार में जो प्रदेश का है कि बिहार एक औद्योगिक विकास की ओर अब जाकर वो इस स्थिति में आया है कि धीरे धीरे आ रहा है। आज हम लोग अपने आरा में ही देखते हैं कि 12-15 हज़ार रुपये कमाने के लिए किसी युवा को आज बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है।
उसके लिए यहाँ भी उसका चूँकि शहरीकरण है, सड़कें अच्छी हुई हैं, तो उस हिसाब से जो फुटकर रोजगार है वो बढ़ा है, तो एक युवाओं को वो विकल्प मिल रहा है। लेकिन शिक्षा की स्थिति, उच्च शिक्षा की स्थिति, इसमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। युवा चाहते हैं कि इसमें काम हो। आप देखे होंगे भोजपुर के बहुत सारे लड़के खेल में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ एक कायदे का स्टेडियम नहीं है। वो उनके बीच एक बड़ा मुद्दा है कि उसके लिए अगर कोई लड़का यहाँ से किसी तरह निकल गया तो फिर या तो वो पटना जाकर तैयारी करे या कहीं और जाकर तैयारी करे। हाँ, अब मैं समझना चाहूँगा, उम्मीदवारों की हमने बात की थी, तो संजय, क़यामुद्दीन और विजय गुप्ता, इन तीनों में से किसका पलड़ा मौजूदा समय भारी दिखाई दे रहा है आपको? चूँकि माले यहाँ से उम्मीदवार दिया है, क़यामुद्दीन अंसारी माले के उम्मीदवार हैं, राजद का समर्थन है, भाजपा से ये एक चीज़ जो है, जो भाजपा एज ले रही है वो इस मायने में कि एनडीए एकजुट है और उनके जो प्रत्याशी हैं वो उसमें एकजुटता नहीं दिख रही है। जैसे आप किसी भी सभा वगैरह में भी देखें, कांग्रेस को बहुत आस थी कि उनको 7 में से 1 सीट मिलेगी। जब उनको 1 सीट भी नहीं मिली और खासकर आरा सीट ही उनका फोकस में था, तो सीट नहीं मिली तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, कुछ जिला स्तर पर नेता एक आध कार्यक्रम में चले जाएं, लेकिन कार्यकर्ता या प्रखंड स्तर के नेता कोई ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए बड़हरा की तरफ चलते हैं। बड़हरा में भाजपा से राघवेंद्र प्रताप सिंह है, आरजेडी ने यहाँ राम बाबू उर्फ अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जनसुराज से सौरभ सिंह यादव हैं। यहाँ के क्या समीकरण आप देख रहे हैं बड़हरा के? देखिए, बड़हरा में बागियों का बहुत बड़ा खेल होगा। जो बागियों को साधने में सफल रहेंगे वही वहाँ परचम भी लहराएंगे, और बागियों की चुनौती दोनों ओर से है। राम बाबू गुप्ता राजद से हैं और वहाँ के राजद से ही पूर्व विधायक सरोज यादव थे, जिनको टिकट नहीं मिला तो वो मैदान में निर्दलीय कूद गए हैं। समीकरण को लेके है कि राम बाबू गुप्ता राजपूत जाति से आते हैं और सरोज यादव अपने कम्युनिटी का जो राजद का भी कोर वोट है, अगर उसको वो काटते हैं तो इसका नुकसान उनको झेलना होगा। इधर राघवेंद्र प्रताप के साथ है कि भाजपा के एक वहाँ बहुत दिन से कार्यरत नेता रहे सूरजभान सिंह, प्रदेश कार्य समिति में भी थे, वो टिकट चाह रहे थे, उनको नहीं मिला, वो चुनाव मैदान में कूद गए हैं। अभी भाजपा ने हालांकि उनको कुछ ही दिन पहले निष्कासित भी कर दिया है, वो उनको दर्द दे रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर लड़ाई ऐसे है। और अगर संदेश की बात करें, आरजेडी से दीपू सिंह है, जेडीयू से राधाचरण सेठ हैं और जनसुराज से राजीव रंजन है। अब अगर हम संदेश का मामला समझे तो यहाँ किस जाति का वर्चस्व है और लड़ाई किसके बीच दिख रही है? संदेश में जो सबसे बड़ी आबादी है जाति में वो जादवों की है, लेकिन आरजेडी को उसका लाभ मिलेगा। हाँ, उसका लाभ मिलता भी रहा है, क्योंकि आरजेडी के साथ अगर कुछ अन्य जातियाँ जुड़ जाती हैं, ज़्यादा मुस्लिम हैं ही, कुछ अन्य जातियाँ जुड़ जाती हैं, तो उसका लाभ उनको मिलता है। लेकिन वहाँ भी उनको बड़ी समस्या इसका इस बार सामना करना पड़ रहा है। और पिछले 2 बार से, पिछले बार 2015 में अरुण यादव वहाँ से विधायक थे, अगले बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, किरण देवी वो विधायक बनी। इस बार उनके पुत्र विधायक हैं, तो उन्हीं की पार्टी के एक अच्छे नेता मुकेश यादव ने विद्रोह कर दिया कि एक ही परिवार में कैसे चलता रहेगा। वो चुनाव मैदान में कूद गए। वो खुद भी अच्छा रसूख रखते हैं और अगियाँव प्रखंड के वो प्रमुख भी हैं। वो भी उसी कोर वोट को काटेंगे, तो एक समस्या वहाँ हो सकती है। इधर पिछले कई चुनाव से, मतलब 2 चुनाव से अगर आप कह दें तो कुशवाहा मत और कुछ और जो वोट थे वो बंट जा रहे थे। इस बार उसको एकजुट करने का प्रयास एनडीए ने किया है, तो उसका लाभ हाँ एनडीए को मिला। तो वहाँ बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और बहुत कम वोटों से हार जीत का। अगियाँव की बात करते हैं। अगियाँव में माले ने यहाँ उम्मीदवार उतारा है, शिव प्रकाश रंजन। माले की जब हम बात करते हैं तो आप समझ जाइए कि ये महागठबंधन की बात है, क्योंकि महागठबंधन में ही माले है।
इसके अलावा भाजपा ने यहाँ महेश पासवान को दिया है और रमेश कुमार जनसुराज के हैं। तो यहाँ भी लड़ाई मुझे लगता है कि महागठबंधन बनाम एनडीए उम्मीदवार के बीच में है। देखिए, आप जनसुराज की चर्चा बार बार कर रहे हैं। वो त्रिकोण बनाने का प्रयास उसने समीकरण के माध्यम से भी किया है, लेकिन शुरू में हम लोग को लग रहा था जैसे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, आप वोट का ध्रुवीकरण हो रहा है वो बच्चों में। अब उसकी वजह चाहे जो रही हो कि भाई इसका फ़ायदा हम देते हैं तो उनको मिल जाएगा, क्योंकि बिहार का जो चुनावी गणित होता है वो अलग होता है। इसमें जो समीकरण का मामला होता है तो कोई अपने समीकरण को खराब करना नहीं चाहता है, और इसलिए भी कह सकते हैं कि मुद्दा होते हुए भी ध्रुवीकरण तो मुझे नहीं लगता है कि प्रभावशाली रूप से कहीं वो इस भोजपुर विधानसभा क्षेत्र, भोजपुर के 7 विधानसभा क्षेत्र में वो सामने आ रहे हैं। अब हम चलते हैं शाहपुर की तरफ। शाहपुर से मतलब मुझे जिस तरह 3 उम्मीदवारों के नाम समझ में आ रहे हैं, इससे मुझे लग रहा है कि ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, क्योंकि आरजेडी से राहुल तिवारी बड़ा कम होता है। आरजेडी ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाए, भारतीय जनता पार्टी से राकेश मिश्रा और पद्मा ओझा जनसुरा से हैं। तो मतलब तीनों ब्राह्मण उम्मीदवार जो है वो नजर आ रहे हैं। तो किसके बीच मुकाबला है? ब्राह्मणों के बाद कौन सी आबादी ज्यादा है? देखिए, वहाँ बड़ा रोचक मुकाबला है, और वो इस मामले में है कि पिछले 10 सालों से वो राजद का गढ़ रहा है, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि वहाँ 2 परिवारों के बीच में ही हमेशा मुकाबला रहा है। आपने कहा कि बहुत कम ऐसा मौका आता है कि राजद ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाए। शिवानंद तिवारी राजद के थिंक टैंक माने जाते हैं और कद्दावर नेता हैं। उनके पुत्र वहाँ से 2 टर्म से विधायक हैं। दूसरी ओर भाजपा की ओर से यहाँ बहुत भाजपा के बड़े नेता हुआ करते थे, विशेषर ओझा। विशेषर ओझा के बारे में कहा जाता है कि शाहपुर क्षेत्र में उन्होंने भाजपा का सांगठनिक ढांचा जो था, संगठन का ढांचा खड़ा करने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। टीम बनाई मतलब। हाँ, तो 2016 में उनकी हत्या हो गई। पिछले चुनाव में और उससे पहले वाले भी चुनाव में जो वहाँ मुन्नी देवी उन्हीं के की भवा है और भुवर ओझा की पत्नी है, तो उनको पार्टी ने टिकट दिया था। उससे पहले उन्हीं के कहने पर दिया था, तो 2 बार वो विधायक बनी। 2015 में वो खुद हत्या से पहले विशेषर ओझा चुनाव लड़ गए, लेकिन वो परिवार में ही नागवार गुजरा और परिवार एकजुट नहीं रहा। इसकी वजह से वोट का जो होना चाहिए था ध्रुवीकरण वो नहीं हुआ। पिछले बार इसमें एक चीज़ और, पिछले बार क्या हुआ कि मुन्नी देवी भाजपा से प्रत्याशी थी और विशेषर ओझा की पत्नी जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ गई। वो दूसरा स्थान उन्हीं वही रही थी निर्दलीय होते हुए भी। इस बार विशेषर ओझा के पुत्र को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया फिर, लेकिन इस बार खास बात क्या है कि परिवार एकजुट हो गया है। तो इस बार हाँ, इस बार मतलब जो भुवर ओझा की फैमिली है वो उनके लिए कैंपेन कर रही है, तो ये एक बड़ा लाभ इस बार मिलेगा। और जैसा हमने कहा कि कुशवाहा वोट को जो साधने का जो काम हुआ है उसका लाभ जो सब जगह मिल रहा है यहाँ भी मिलेगा। कुशवाहा यहाँ दूसरे नंबर पर है क्या ब्राह्मणों? ब्राह्मण कुशवाहा हर पूरे जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छी तादाद में है। जगदीशपुर में भी पिछले 2 बार से राजद का ही कब्जा है। वहाँ से राजद के विधायक राम विष्णु लोहिया ने इस बार अपने पुत्र के लिए टिकट का जुगाड़ किया है और उनके बेटे किशोर कुणाल इस बार मैदान में हैं। दूसरी ओर जदयू से बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं श्री भगवान कुशवाहा, वो मैदान में है। पिछले बार भी जदयू से वो मैदान में थे, पिछले बार भी जदयू वहाँ से चुनाव लड़ रहा था, लेकिन पिछले बार जैसे आप जानते हैं लोजपा हर जगह जदयू के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार दे दिया था, तो उसमें वोटों का बंटवारा हुआ था। इस बार वो बंटवारा वोटों का नहीं है, तो वहाँ बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। बहुत कम वोटों के अंतर से जाति कौन सी बहुत है? वहाँ कुशवाहा तो बहुत अच्छी संख्या में है और यादव तो है ही, वहाँ भी राजपूत की फैक्टर काम करेंगे। अगर राजपूत का पूरा का
वोट इनको समर्थन में मिलता है। तो अब मैं तरारी की तरफ चलते हैं। तरारी में भाजपा ने विशाल पांडे को दिया है, विशाल प्रशांत को दिया, माफ करिएगा। इसके अलावा माले से मदन सिंह है और चंद्रशेखर सिंह है जनसुरा से। अब मुझे इसी सवाल में एक चीज़ और इंक्लूड कर लेना है कि माले पर यहाँ मतलब 4 में 3 सीटें मैं देख रहा हूँ कि माले पर महागठबंधन ने दांव लगाया है। तो क्या माले इतनी ताकतवर है आरा में? माले केवल आरा में ही नहीं, यहाँ के सीमावर्ती जो बक्सर है, बक्सर में भी एक सीट डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से उनके विधायक भी हैं और इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं। आरा संसदीय क्षेत्र से जो सांसद हैं वो भी माले के ही सुदामा प्रसाद हैं। एक्चुअली भोजपुर जब वर्ग संघर्ष का जब समय था तो भोजपुर उसके केंद्र में रहा था। यहाँ कई घटनाएं हुई थी, या उससे पहले वर्ग संघर्ष का एक दौर चला था। अब वो दौर नहीं है, लेकिन जो संगठन का ढांचा उसका खड़ा हुआ है वो आज भी है और मजबूती से है। इसका लाभ उसको मिलता है। और तरारी में फाइट किसके बीच दिख रही है आपको? तरारी में माले और भाजपा से उम्मीदवार हैं विशाल प्रशांत, उनके बीच में है। विशाल प्रशांत सुनील पांडे के बेटे हैं। राजद और जदयू के समय सुनील पांडे अच्छी हैसियत में रहते थे और पीरो विधानसभा क्षेत्र से वो लगातार चुनाव जीतते थे। 2010 में जब पीरो सीमांकन हुआ तो उसमें ये तरारी क्षेत्र में हो गया। चलिए अब हम अंतिम जी इसमें एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि पिछला जो चुनाव था तरारी का वो माले ने ही जीता था, लेकिन पिछले साल उपचुनाव में भाजपा ने सुनील पांडे को अपने दल में शामिल कराया और उनके पुत्र को टिकट दिया। उसके बाद वो चुनाव, चूँकि सुनील पांडे का एक ऐसा था कि वो वहाँ से निर्दलीय भी लड़ते थे तो 25-30 हज़ार वोट अपना वो 40 हज़ार वोट ले आते थे। तो उनका एक अपना बनाया था, उसमें भाजपा का भी वोट बैंक जुड़ा, कैडर का वोट जुड़ा, वो उनके लिए फ़ायदेमंद हुआ। अब मैं ये समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने हम लोगों ने सभी 7 विधानसभा की बात की और शुरुआत में आपने जिक्र किया था उन 4 जिलों के 22 की, जिसमें 22 में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 गई थी और 19 पर महागठबंधन जीता था और इसके अलावा 1 पर बसपा को जीत मिली थी। अब हम पहले इन 7 की बात कर लेते हैं। आप मोटा आपका अनुमान क्या लग रहा है, 7 में से इस बार महागठबंधन और एनडीए के हिस्से में कितनी जा रही हैं, और फिर उन 22 में से इस बार क्या एनडीए आगे जा पाएगी या महागठबंधन का ही दबदबा रहेगा? नहीं, पूरे शाहबाद क्षेत्र की बात करें तो क्योंकि केवल सीट का बंटवारा और जो पहले की फील्डिंग की ही बात नहीं है। बात ये भी है कि जब से एक तो चुनाव बहुत छोटा हुआ है कि 20 तारीख तक नामांकन ही चला, उसके बाद फिर तुरंत में पर्व वगैरह आ गया, उसमें लोग व्यस्त हो गए। लेकिन उसके बावजूद एनडीए की ओर से जदयू हो या रालोमू हो या एलजेपी हो, भाजपा हो, तो उनके तमाम बड़े नेता जो माइक्रो प्लान तैयार करने के लिए जगह जगह गाँव में कहाँ क्या हो सकता है वो कैंपेन कर रहे हैं। दूसरे प्रदेशों से नेता आए। इधर महागठबंधन की ओर से स्थिति ये है कि एक दीपांकर भट्टाचार्य कई सभा अपने क्षेत्र के अपने जो उनके माले के उम्मीदवार हैं उस पर वो कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी बड़ा नेता बहुत कम यहाँ दिखा है। इवन तेजस्वी यादव की एक सभा हुई और अब बहुत जीत को लेकर आश्वस्त है क्या तेजस्वी की? मतलब मैं वही मोटा क्योंकि थोड़े समय का भी हम ध्यान रखेंगे। 7 में से कितनी इस बार एनडीए और महागठबंधन के हिस्से में जा रही है? नहीं, इसमें जब हम लोग बात करते हैं महागठबंधन के प्रत्याशियों से, उनके नेताओं से, उनके जो स्थानीय नेता हैं जिले में, तो उनका अब वो ये कहकर आगे निकलते हैं कि मेरी लड़ाई जनता लड़ रही है। जहाँ हाँ, मतलब जनता के बीच में हमारी लड़ाई है, इंटरनेट मीडिया पर हम छाए हुए हैं। तो उनको ये लग रहा है कि उनके कहने के मुताबिक कि जनता बदलाव चाह रही है, इसलिए नेता को बहुत आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नेता जगह जगह कैंपेन कर रहे हैं और उनके पास संसाधन है, वो पूरी ताकत झोंक दें, लेकिन होना वही है जो जनता चाहती है और जनता उनके पक्ष में, ऐसा उनका कहना है। मैं वही मोटा आंकड़ा समझना चाह रहा हूँ। इस बार क्या वो 20 में से वो 2 ही भाजपा रहेगी एनडीए या कुछ बढ़ने की संभावना दिख रही है? उस पर बड़ा बदलाव आएगा।
हाँ, उसमें बड़े बदलाव की संभावना है। आरा में भी भोजपुर के 7 विधानसभा सीटों पर अगर वो कुछ सीटों पर रह जाए तो ये बड़ी बात होगी और बदलाव की संभावना दिख रही है। हाँ, तो इस बार आरा और आसपास के जिलों में बदलाव की संभावना दिख रही है। हमने हर विधानसभा सीट की बातचीत की, जातिगत समीकरण समझे और ये भी समझा किस तरीके से किन उम्मीदवारों के बीच ये मुकाबला है। अब देखना दिलचस्प रहेगा जब मतदाता मतदान के लिए जाएगा उसके क्या मुद्दे होते हैं और 14 नवंबर को साफ होगा कि क्या इस बार आरा और आसपास के क्षेत्रों में दबदबा किसका बढ़ेगा, क्योंकि अब तक दबदबा जो देखने को मिला था पिछले चुनाव में वो महागठबंधन का दबदबा था। अब क्या एनडीए वहां वापसी कर पाएगी या नहीं, इस पर यह देखना दिलचस्प रहेगा।